मैंने स्पष्ट किया था और क्लैरिफाई कर देता हूं। ईडी जब शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने गई थी और जिन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था, जो सीधे तौर पे माना जाता है कि शाहजहां शेख के लोगों ने किया था, उस विषय के ऊपर कोर्ट का डायरेक्टिव उस विषय पे है, यह अलग विषय है। मतलब कल के दिन आप यह कह दें कि गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस मेरा ना लिया जाए, इसके लिए निर्देश है, तो मैंने चोरी की या डकैती कर दी तो उसके ऊपर वो निर्देश लागू होगा। मैंने पुनः स्पष्ट किया है, महिलाओं के द्वारा लगाए गए आरोपों और उनकी एफआईआर के संदर्भ में कोर्ट का किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं। पर आपके सवाल में एक और बात आती है, देखिए कैसे कैसे रतन इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं कि आर्थिक भ्रष्टाचार भी उन्हीं का है। ईडी का केस, पुलिस वालों पे पथराव करने का केस भी उन्हीं का है, महिलाओं से बलात्कार करने का केस भी उन्हीं का है, और आदिवासियों की जमीन हड़पने का केस भी उन्हीं का है। मेरे विचार से इतने बहुआयामी आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने का उदाहरण भारत की राजनीति में आपको बहुत कम मिलेगा। आपने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखा होगा, बट सच ए टाइप ऑफ मल्टी डायमेंशन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स and its subsequent political patronage and protection is unforeseen, unprecedented in Indian history. मैं कहना चाहता हूं कि जो कर्नाटक में हो रहा है और जो बंगाल में हो रहा है, उसे एक लाइन में समझिए। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म एक बयान नहीं है, एक अभियान है। इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश केवल एक बयान नहीं है, बल्कि एक अभियान है जिसकी झलक आपको तमिलनाडु से लेके, कर्नाटक से लेके बंगाल तक समय समय पर दिखाई पड़ती रहती है। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, बहुत से तकनीकी चीजों के बारे में बचाव लेने का प्रयास करते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र, तो मैं बताना चाहता हूं कि जब मद्रास प्रेसिडेंसी का हिंदू इंडाउमेंट एक्ट आया था, हिंदू मंदिरों को अधिग्रहण करने का नेहरू जी के समय में, तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था और 2 बार कोर्ट ने खारिज किया, मगर इसके बावजूद कानून बनाकर उसे बनाया गया। साहब, एक तरफ विचार यह है और दूसरी तरफ है वक्फ बोर्ड का कानून। और दुख की बात यह है कि वहां की सरकार इस विषय पर अत्यंत असंवेदनशील और अमानवीय, यहां तक कि उल्टा धमकाने वाला रवैया अपना रही है। आज ही भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष, हमारे पश्चिम बंगाल की महिला पदाधिकारी, महिला सांसद और विधायक, उनको जाने से रोका गया। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार जी को बलपूर्वक वहां जाने से रोका गया और अब वहां की सरकार ने वहां धारा 144 लागू कर दी है। और इतना ही नहीं, मीडिया के लोग भी जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको सिर्फ धमकाया नहीं जा रहा, उन पर एफआईआर भी की जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संदेश खाली एक घटना नहीं, एक फिनोमिना है। जो लोग कहते हैं ना कि इतिहास को भूल जाओ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह एक फिनोमिना है जिसने बंगाल को पिछली शताब्दी और उससे पहले की शताब्दी से भी बर्बाद किया है। एक जनश्रुति है बंगाल में कि सिराजुद्दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थीं, महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ बदसलूकी की जाती थी। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, ये संदेश खाली सिर्फ संदेश खाली नहीं है। आज से ठीक 78 साल पहले जो नोआखाली में हुआ था, वही आज संदेश खाली में उसकी शुरुआत है। 16 अगस्त 1946 को जब बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री शहीद हुसैन सोहरावर्दी ने पूरे पुलिस प्रोटेक्शन में हिंदुओं का नरसंहार कराया था, जो सोहरावर्दी ने किया था, उसी नक्शे कदम पे ममता बनर्जी है। देखिए आपने कितना सुंदर दृश्य देखा। ये वही आम आदमी पार्टी है ना, जिसका सबसे प्रसिद्ध डायलॉग क्या होता था, ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं जी, ये तो किसी दूसरे के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार नहीं उतारते, क्योंकि सब एक दूसरे के भ्रष्टाचार को कवर करते हैं। और आज देखिए कहां से कहां मिल गए जी।
उम्मीदवार उतारना तो छोड़िए, एक दूसरे के साथ मिल गए जी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने वो अपनी कसम असम तोड़ के पहली सरकार बना ली थी कांग्रेस के साथ, जो 49 दिन चली थी, मैं आप सारे दर्शकों से कहता हूं जाके इसको चेक करिए। जब वो सरकार टूटी, 2013 की बात कर रहा हूं, इन्होंने कहा गलती हो गई, अब कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करेंगे। फिर कर लिया। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लिए कितनी सुंदर बात है, तो गुजरात में भी सीट दे रहे हैं। मतलब समझिए, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में उनका स्विच ऑफ